आपको सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मस बनवाया था, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मस बनवाया था। जब बनवाया था तो मैंने आपको बोला था बच्चों, ऐसा है ना कि ये जो कार्बन है, ये जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन जो है, ये बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन है बच्चों, इसी के आपके जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, इसी के जो हाइड्रोजन एक एक्सियल हाइड्रोजन होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। देखो ऐसे मेरी बात सुनो, जैसे इस कार्बन को लोगे ना तो इस कार्बन के पास एक एक्सियल भी हाइड्रोजन है और एक स्लैंट मत एक वर्टिकल भी हाइड्रोजन है। मैं कोई भी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस कार्बन को लोगे तो इसके पास एक एक्सियल हाइड्रोजन है और इसके पास एक स्लैंट हाइड्रोजन है, मतलब एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ठीक है, आप किसी भी कार्बन को लोगे तो आपको एक्सियल इक्वेटोरियल सबको दिखाई देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तब ये जो अल्फा और बीटा है ना, इसके बारे में, ये जो अल्फा बीटा है, इसके बारे में हम एक्सियल इक्वेटोरियल बता नहीं पाए। तो जैसे नहीं बता पाए तो ये न्यूमैन स्ट्रक्चर का ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब यही इसकी कमियां है। क्यों कमियां है? क्योंकि हम अल्फा और बीटा के एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को बताने, याद रखिएगा, हम दो ही बॉन्ड बनाएंगे, या तो वर्टिकल या तो डाउनवर्ड ऊपर या नीचे, या तो स्लैंट ऐसे करके। तो ये जो ऊपर की लाइन, ये जो लाइन है, ये आपकी एक्सियल कहलाएगी और बाकी सभी लाइन क्या कहलाएंगी? आपका इक्वेटोरियल कहलाएंगे। आपको पता ही है, अप वाला लाइन या डाउन वाला लाइन सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब एक्सियल और इक्वेटोरियल। अच्छा, दो ही बॉन्ड की पहचान करते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल की। उसी बॉन्ड को हम लोग बल्कि ग्रुप लगा लगा कर चेक करेंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं। तो मैंने बोला न्यूमैन स्ट्रक्चर की कमियां है, तो इस कमियों को दूर करने के लिए हमें चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेयर फॉर्म ड्रॉ करने से हम सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसका अल्फा कौन है, किसका बीटा कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने क्या बोला, कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या किया, दो पैरेलल लाइन ले लो, दो पैरेलल लाइन ले लिया, ये दो पैरेलल लाइन ले लिया। इसके बाद यहां से और यहां से बिल्कुल एकदम पैरेलल लाइन खींचो, छोटा सा खींच दिए, और सबसे पहले यहां से और ये ऐसे मिला दो, मिला दिया तो साहब ये तो ऐसा हो गया, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आता। अब आगे सुनिए, आपको अगर ये पोर्शन दिखाई देगा, इसे वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं अप। अगर आपको ऐसे पोर्शन दिखाई देगा, इसको बोलते हैं डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अप है, ये क्या है? ये आपका डाउन है। ये क्या है? ये अप है। ये क्या है? डाउन है। ये क्या है? अप है। ये क्या? डाउन। याद रखिएगा, हम फिर कैसे बता रहे हैं, यदि ये जो नोक है ये ऊपर की तरफ होगा तो ये अप है, और यदि ये नोक ये नीचे की तरफ होगा तो ये डाउन है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने अप और डाउन पहचान लिया। पॉइंटेड फॉर्म वाला अपवर्ड, ये देखो, ये अप वाला ऊपर है ना नोक, ये नीचे है ना, तो ये डाउन है। तो हमें क्या दिखाई दिया? हमें ये दिखाई दिया सब, तीन तो अप है और तीन आपके डाउन है। अब क्या करना हमें? अब हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बनाना। सबसे पहले एक्सियल बनाते हैं। एक्सियल का रूल ये है कि अप वाला बॉन्ड अप की तरफ जाएगा, डाउन वाला बॉन्ड डाउन की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये अप है तो ये बॉन्ड उसके ऊपर की तरफ जाएगा, और यदि ये डाउन है तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, और यदि अप है तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा। एक्सियल बना रहा हूं मैं, एक्सियल एक्सियल। छह, आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में क्या क्या है? साइक्लोहेक्सेन में आप जरा बताइए, साइक्लोहेक्सेन में कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है, 12। क्या 12 हाइड्रोजन है? 12 में से 6 एक्सियल होते हैं, 6 इक्वेटोरियल होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 6 एक्सियल और इक्वेटोरियल की कहानी बता रहा हूँ। देख लो, 12 हाइड्रोजन है, देख लीजिए सब लोग। ये साइक्लोहेक्सेन है जो खुद चेयर फॉर्म में होता है, और उसके पास 12 हाइड्रोजन होते हैं। 12 में से 6 एक्सियल है, 6 इक्वेटोरियल है वास्तव में। क्यों? क्योंकि यदि ये हाइड्रोजन एक्सियल इक्वेटोरियल में सेट नहीं हुए तो ये चेयर फॉर्म अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट में नहीं होगा, जो कि हम यही चाहते हैं। भाई चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन को क्यों बनाया? ये चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन क्यों बना? ताकि अपने एंगल स्ट्रेन को कम कर पाए, ताकि बॉन्ड एंगल के 109 डिग्री 28 मिनट मेंटेन कर पाए। और उसको करने के लिए ऐसी इस प्रकार का सीन वो क्रिएट करता है, और इस प्रकार को सीन क्रिएट करने के लिए उसको 6 हाइड्रोजन को एक्सेल रखना पड़ेगा और 6 को इक्वेटोरियल रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो टेट्राहेड्रल शेप में आ जाए और एंगल स्ट्रेन वहां पे 0 हो जाए। इसी प्रोसेस को ऐसा किया जा रहा है। अब ये डाउन है, अब ये डाउन है तो डाउन का डाउन बना लो, और ये अप है तो आपका अप बना लो। अब ये डाउन है तो डाउन का डाउन बना लो। ये आपके रहे 6, आपके 6 एक्सियल हाइड्रोजन। सही में आ रहा? सब पे हाइड्रोजन लगा लो, सब पे हाइड्रोजन लगा लो। ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं चेयर फॉर्म में, बन गया। कितना सिंपल है। तो एक्सियल हो गया।
अब एक्सेल की बात तो मैंने कर लिया। प्रश्न ये है कि सर आपके एक्सेल बॉन्ड कर लिए 6 एक्सियल बॉन्ड, 6 हाइड्रोजन एक्सियल मैंने बात कर लिया, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में तो 12 हाइड्रोजन है। साइक्लोहेक्सेन वास्तव में दोनों हाइड्रोजन को मिला के है एक्सियल इक्वेटोरियल। तो पहले एक्सियल सीखते हैं, फिर इक्वेटोरियल सीखते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं। अब इक्वेटोरियल कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल काम है, बड़ा सिंपल काम है। क्या करो, नंबरिंग यही से करना। आप नंबर यहां से करना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 हाइड्रोजन हो गए। अब सुनिए, अब ये जैसे हाइड्रोजन चेक करना है तो इसके पड़ोसी का पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये रहा और इसका पड़ोसी ये रहा, ये इसी के पैरेलल बाहर की तरफ बॉन्ड खींचना। ये लो बाहर की तरफ, देखो पैरेलल है कि नहीं है, ये चेक करो, ये पैरेलल है ना। अब कुछ मत करो यार, मुझे अगर 1 का बॉन्ड खींचना है ना तो 2 और 3 जैसा वैसे खींच दो, बात खत्म। भाई 1 के बाद तो 2 तो नहीं आएगा ना, 3 तक आएगा, तो 2 और 3 जो लाइन है वैसे खींच दो। और अगर 2 की लाइन खींचना है तो आप इधर जाओ या ऊपर जाओ। 2 की लाइन खींचना है ना तो ऊपर जाओ, 1 और 6 की तरफ खींच दो, बात खत्म। ऐसे 1 और 6 की तरफ थोड़ा सा ऐसा बना दो, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे, ये रहा। ओके ठीक। अब कैसे खींचना है? अब मान लो कि अगर आपने 2 खींच दिया तो 4 भी ऐसे खींच दो डायरेक्ट। लेकिन मान लो आपको नहीं समझ के खींचना तो खींचो। ये 4 है तो उसको ऊपर जाओ, 5 और 6 देख लो, 5 और 6 ऐसे है तो ऐसे खींच दो। और मान लो कि आपको 5 खींचना है तो नीचे जाओ, 4 और 3 को देख लो, ऐसे खींच दो। तो ये तो रहे यहाँ की स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो यहाँ की स्ट्रक्चर है। वैसे बहुत आसान है, कुछ मत करो, ऊपर या नीचे बस पड़ोसी के पड़ोसी को देखो और उसी के पैरेलल खींचो। और नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लो ना, 5 पे ऐसे रहता है, 4 पे ऐसे रहता है, 1 पे ऐसे रहता है, 2 पे ऐसे रहता है, मार लो रट्टा, क्या दिक्कत है? अच्छा मान लो किसी को 3 पे खींचना, 3 पे, तो क्या करो? 3 पे खींचना तो या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ, बात तो वही मिल रही ना, देखो दोनों सेम मिल रहा ना। तो इधर जाओगे तो 4 और 5 में आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे। तो बाहर की तरफ खींचना, बाहर की तरफ, मैं फिर कह रहा हूँ बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ खींच दिया। याद रखिए उसको ऊपर एक्सियल वाला है, देखो इक्वेटोरियल वाला है, और उसके ऊपर अगर मैं ऐसे बना दूं ना तो ये इक्वेटोरियल है, सॉरी एक्सियल है। देखो समझ में आ रहा ना, बाहर की तरफ एक्सियल, हमेशा इक्वेटोरियल बाहर की तरफ खींचना। अब जरा इसको देखो, जैसे मान लो कि आपको ये कार्बन बनाना, ये कार्बन, तो क्या करो, या तो इधर देखो या तो इधर देखो। तो इधर देखोगे तो ऊपर की तरफ बनाना, बाहर की तरफ बनाना। सब आपको साफ साफ दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना साहब, फिर से मैं बना रहा हूँ, इधर देखो, ये ऐसे बना रहा हूँ। पहले ये पैरेलल लाइन खींचो, ये खींच दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, मिला दिया। अब क्या करो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ भी एक लाइन खींचो, साफ साफ याद करो, यहाँ भी एक लाइन खींचो, यहाँ भी एक लाइन खींचो, खींच दिया। इसके नीचे एक लाइन खींचो, इसके ऊपर एक लाइन खींचो, हो गया। देखो ये एक्सियल हो गया, सॉरी इक्वेटोरियल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, सिंपल है। एक बार फिर देख लो, आंख एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो, ऐसे खींचो लाइन, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, इसको ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला, मिला दिया। अब क्या करो, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, अब इसी का पहले ये लाइन इधर खींचो, अब इसी का ये खींचो, 4 बॉन्ड बन गए। और पांचों में क्या करो ना, ये इधर खींचो, नीचे वाले नीचे तो ऊपर वाले ऊपर खींचो। साहब ये इक्वेटोरियल है, गलती मत करना। अच्छा मान लो कि अब इक्वेटोरियल एक्सेल एक्सेल बनाना, तो क्या करो, अप वाला अप वाला अप, और डाउन वाला डाउन, अप वाला अप, डाउन वाला डाउन, है ना। ये क्या है, ये आपका अगर डाउन वाला डाउन, हो गया आंसर। ये आपका कौन सी स्ट्रक्चर है, ये वास्तव में साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें 6 एक्सियल बॉन्ड है और 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ये वास्तव में यही चेयर फॉर्म है। और इस चेयर फॉर्म को ध्यान से देखो, इस यहाँ देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ध्यान से देखो, ये आपको ये बॉन्ड ना 109 डिग्री 28 मिनट ही दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इस, आप जैसे मैंने इधर दिखा रहा हूँ, मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, आप इस बॉन्ड को ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड, ये दोनों को कंबाइन है ना एक्सियल इक्वेटोरियल को। आप देखिए इस चेयर फॉर्म ने अपने आप को इस प्रकार कन्वर्ट किया है कि हर कार्बन अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और हर कार्बन एंगल स्ट्रेंथ को खत्म करके 109 डिग्री 28 मिनट अपने आप को मेंटेन कर लिया है। और यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ 0 हो गया है। मैंने तभी तो बोला था, कोई भी रिंग 6 कार्बन की रिंग में बदलना चाहता है, क्यों बदलना चाहता है, तो वो उसके सभी कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी बॉन्ड एंगल आपको 109 डिग्री 28 मिनट मिलेंगे। मैं केवल यही नहीं कह रहा, आप कहीं भी लेंगे, आप कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे ना, आप कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे बच्चों, तो ये सब के सब आपको 109 डिग्री 28 मिनट ही दिखेगा। मतलब चेयर फॉर्म में देखो, चेयर फॉर्म में अपने आप को घुमा के ना वो इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेता है कि उसके सभी एंगल
109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। हमारी यही तकलीफ तो थी। हमारी तकलीफ क्या थी सर, साइक्लोहेक्सेन 120 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मैंने आपको बाद में सूचना क्या दिया, नहीं नहीं साइक्लोहेक्सेन 120 में रहता नहीं, अपने आप को घुमा के किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों? वो एंगल स्ट्रेंथ को वहां पे सबसे मिनिमम मतलब 0 कर लेता है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये सब के सब 109 डिग्री 28 मिनट, सबके सब कार्बन sp3, सबके सब टेट्राहेड्रल। साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है वो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे क्या बताया था कि साहब यदि कोई बल्की ग्रुप हो तो हमेशा इक्वेटोरियल पे दिखाते हैं। हमेशा किस पे दिखाते हैं? इक्वेटोरियल पे दिखाते हैं। अब प्रश्न है सर क्यों, जरा देखना ध्यान से। हमने क्या किया, हमने सुनो, हमने क्या किया बच्चों, हमने आपको ये मैं केवल अप वाला ले रहा हूँ, केवल अप वाला। ये अप वाला बॉन्ड ले लिया, ये एक बॉन्ड, ये अप वाला बॉन्ड ले लिया 2, और ये अप वाला बॉन्ड ले लिया 3, ये 3 बॉन्ड ले लिया। मैं केवल मैं एक्सियल के हाइड्रोजन का अप वाला पोर्शन ले रहा हूं समझाने के लिए, अप वाला पोर्शन ले रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये आपको दिख रहा है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये करीब 200 से 220 पिकोमीटर की डिस्टेंस होती है। पिकोमीटर मतलब बहुत छोटा होता है, 10⁻12 के एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की खुद की रेडियस ना करीब 180 से 200 होती है। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, मान लीजिए आपने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, साहब इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम है ना कि ये हाइड्रोजन बस एक दूसरे से टच होने से बचे हुए हैं। आप हमारी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको 2 बॉन्ड लगा दिया, मैंने बोला साहब ये हाइड्रोजन है, एकदम करीब में है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, करीब 200 से 220 मीटर, और हाइड्रोजन की खुद की डिस्टेंस कितनी है, 180 से 200। अब सोचो, मान लो आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये जस्ट एक दूसरे से टच होने से थोड़ा सा बचे हुए हैं। क्या आप हमारी बात समझ गए? इसीलिए यदि आपने यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप लगा भी दिया तो ये पक्का टच हो जाएंगे, और टच हो जाएंगे तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन से बचने के लिए इस बल्की ग्रुप को कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं। क्यों? ताकि वो उस हाइड्रोजन से टकराए ना। क्या आप हमारी बात समझ गए? क्या मैं बताना चाहता हूँ, समझ में आ गया? मैं बताना चाहता हूँ कि 2 एक्सियल जो होता है, इनके बीच की जो बॉन्ड है, लेंथ है, सॉरी, इनके बीच का जो बॉन्ड की डिस्टेंस है ना, इनके बीच के जो बॉन्ड का डिस्टेंस है बच्चों, वो खुद 200 से 220 पिकोमीटर के बराबर होती है। और यहाँ पे जो आपने हाइड्रोजन लगाया है ना, इसके बीच की डिस्टेंस खुद 180 से 200, तो जस्ट मात्र टच होने से ये केवल हाइड्रोजन बचे हुए हैं। और यदि आपने इसमें खूब बल्की ग्रुप लगा दिया ना, तो देखो दूसरे को टच कर लेंगे, और जब टच कर लेंगे तो रिपल्शन होगा, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। तो इससे बचने के लिए हम कोई भी बॉन्ड को ना इक्वेटोरियल पे लगाते हैं। पहला तो मेरा प्रूफ ये रहा, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं अभी बता रहा हूं कि इक्वेटोरियल पे क्यों रखा जाता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बता देता हूँ। हुआ क्या ना, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका रीजन सुनिए। हुआ क्या ना कि एक बार लोगों ने, बल्कि जो ग्रुप है, ये तो धर्मेश बार बार लिख रहे हैं, क्या है बेवकूफ, ये क्या है, कलाकारी कर रहा है क्या? चिपका दूं क्या तुझे डायरेक्ट? यहाँ फोटो कल दे रही, इधर देख। ये जो CS3 है, ये CS3 मैंने क्या किया, एक बार मैंने एक्सेल पर रख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर चेयर फॉर्म बनाया, और चेयर फॉर्म बना के बच्चों ने मैंने इक्वेटोरियल पर रख दिया। जब दोनों को चेक किया गया ना, तो साहब ये 95% मिला और ये मात्र 5% मिला। ये प्रैक्टिकली देखा गया। तो 2 एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। एग्जिस्ट सबसे ज्यादा यही करता है। इसका मतलब ये थोड़ा कि ऊपर वाला नहीं बनता, ऊपर बनता है लेकिन अनस्टेबल है। लेकिन चलो देखो 95% स्टेबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप दो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर को लेते हैं और एक CS3 आपके एक्सेल पे लेते हैं और एक इक्वेटोरियल पे लेते हैं, तो आपको इसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलेगा इक्वेटोरियल वालों को। तो देखो मैंने आपको 2 प्रूफ बता दिया, दोनों प्रूफ से आप ये मान के चलिए कि हमेशा बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल पे ही आपको दिखाना है। ये प्रैक्टिकली ऐसा देखा भी गया है। और कुल मिलाकर नहीं समझ में आ रहा तो इसके बाद तो याद कर लीजिए, इक्वेटोरियल पे ही दिखाना। मान लो स्ट्रक्चर है, अब 1 और 2 पे डाइमिथाइल लगाना है, तो आपके साथ ये रहा 1 और ये 2। याद रखिए मैंने कहा बोला, कहाँ लगाना आपको? इक्वेटोरियल पे। क्या ये इक्वेटोरियल है? क्या ये इक्वेटोरियल है? लगा दिया मैंने। देखो जब कभी सीधी लाइन दिखाई देना, ऊपर सीधी लाइन ऐसे ऐसे, तो ये एक्सियल होता है। और जब कभी टेढ़ी टेढ़ी लाइन दिखाई देना, तो ये पक्का इक्वेटोरियल होता है। बस सिंपल सी बात ये है, एकदम श्योर। अब क्वेश्चन क्या है सर? 1 3 बताओ, 1 3। ये रहा 1 और ये रहा 3।
1 3 याद रखिएगा, बल्कि ग्रुप लगा। अब 1 2 डाई मिथाइल और 3 पे इथाइल बनाना है। 1 2 डाई मिथाइल, ये देखो 1 2 डाई मिथाइल और 3 पे इथाइल। देखो सबके सब इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। फिर से सुन लीजिए, जिनको इक्वेटोरियल समझ में नहीं आ रहा वो एक बार देख लें। पहले एक यहाँ से खींचिए और एक यहाँ से खींचिए और एक यहाँ से मिला दीजिए, एक यहाँ से मिला, चेयर बन गया साहब। ये देखो, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, इसके बाद नीचे वाला इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल होता है। क्यों सर हमें ये एक्सेल दिखाई देगा तो कैसे दिखाई देगा? ये डाउन है, डाउन का तो डाउन बनता है ना, एक्सियल में डाउन का डाउन बनता है, तो ये ऊपर बना, इसका मतलब पक्का ये एक्सेल तो होगा नहीं। समझ गए मैंने क्या बोला? एक्सियल में अगर कोई बॉन्ड ऐसे डाउन है तो डाउन बनेगा, अगर कोई बॉन्ड ऐसे है तो ये ऊपर ही बनेगा। अब का डाउन का डाउन, तो कोई अगर पूछेगा सर जी हमें तो ये सीधा दिखाई दे रहा है सर ये तो एक्सियल है। अरे कैसे एक्सियल है? ये नीचे दिख रहा है कोना ना, तो एक्सियल तो नीचे बनेगा ना, ये इक्वेटोरियल है। समझ में आ गया? और ये क्या ऊपर दिखाई दे रहा अप, तो अप का बॉन्ड एक्सियल तो नीचे तो बनता नहीं है, ऊपर ऐसे बनता है, इसका मतलब ये इक्वेटोरियल है। समझ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ? कंफ्यूजन नहीं होगा, चिंता ना करें। अब मुझे क्या लगाना, मुझे बताओ। 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे सब पे हेक्सापेंटाइल लगाना। देखो इक्वेटोरियल 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 लगा दिया आंसर, है ना? इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है ना, ताकि रिपल्शन ना करे, स्ट्रक्चर रिपल्शन ज्यादा स्टेबल हो। अब कोई पूछे सर कैसे, तो साइंटिस्टों ने क्या किया ना, एक चेयर फॉर्म लिया, दूसरा चेयर फॉर्म लिया, और सभी पे ना इधर सभी पे ना एक्सियल पे लगा दिया साइक्लोपेंटाइल, और सभी पे इधर इक्वेटोरियल पे लगा दिया। साहब आपके 99.9% आपको ये स्ट्रक्चर मिला इक्वेटोरियल वाला। सोचो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि बल्कि ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी इक्वेटोरियल पे बढ़ती जाएगी और एक्सियल वाला जो प्रोडक्ट है वो मिलना बंद हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें क्या है? अभी मैं आपकी इस कंसेप्ट को और अच्छे समझा रहा हूं, आप आगे देखते जाइए। जैसे सर ये कौन सा स्टेबल? अरे यार सिंपल सी बात है यार, ये कौन सा है? इक्वेटोरियल वाला है ना, तो इक्वेटोरियल में स्टेबल है। सर सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला, ये दोनों कौन सा है? इक्वेटोरियल है। अच्छा ये देखो, ये अप है, ये देखो ये ऊपर वाला है, तो ये ऊपर है। मैंने फिर बोला कि अगर ये कोना ऊपर होगा तो ऊपर वाला अप का अप हमेशा एक्सियल होता है, ये एक्सियल है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, बाकी इक्वेटोरियल है। तो इसमें एक एक्सियल है, इसमें एक इक्वेटोरियल है, इसमें दोनों इक्वेटोरियल है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल। समझ में आ रहा? चलो काम की बातें करते हैं। ये तो आपको पता है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन स्टैगर्ड बनता है, उसमें एंटी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ठीक ठाक गॉस होता है, ये सबसे बेकार ये होता है। मैंने कल के क्वेश्चन में जेई का क्वेश्चन दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप रोटेट करके फिल करके देखिएगा, आपको हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन का लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ये था कि सर इसमें 6 कार्बन है, 4 कार्बन पे आप एक्सियल इक्वेटोरियल दिखा देते हैं जिसमें हाइड्रोजन डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन 2 कार्बन जो अल्फा और बीटा है, इनके एक्सियल इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का स्टडी करना चाहिए। कैसे स्टडी करना चाहिए? एक बार फिर सुन लीजिए कैसे बनाएंगे चेयर फॉर्म। आपको 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींचनी है और इधर से एक छोटी लाइन और सेम टू सेम इधर से एक छोटी लाइन खींचनी है, ऊपर से ये इसको मिलाना है, ऊपर से ये इसको मिलाना है, ये चेयर फॉर्म कहते हैं। और अगर ये अप है तो आपका बॉन्ड अप, ये डाउन है डाउन का बॉन्ड डाउन, अगर ये अप है तो आपका बॉन्ड अप, अगर ये डाउन है डाउन का बॉन्ड डाउन, अगर ये अप है तो आपका बॉन्ड अप, अगर ये डाउन है डाउन का बॉन्ड बॉन्ड। साहब ये एक्सियल होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि सर जी ये डाउन दिख रहा था और इसका बॉन्ड ऊपर की तरफ था, तो पक्का वो इक्वेटोरियल रहा होगा। एक्सियल तो गारंटी नहीं रहा होगा। अब तो धोखा नहीं खाओगे ना एक्सियल इक्वेटोरियल में। आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, मतलब ये 1 और 2 कार्बन ये अल्फा से अटैच है, तो एक और 2 कार्बन अल्फा से अटैच है। जब ये अटैच है तो पीछे वाला हाइड्रोजन को भी जस्ट उनके पीछे ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग तो घूम सकता नहीं है कि भाई पीछे वाला हाइड्रोजन 60 पे कर दो अब बाकी दोनों कार्बन को ऐड कर दो, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो साइक्लो प्रोपेन है ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? एक तो एंगल स्ट्रेन और दूसरा देखो टॉर्सनल स्ट्रेन। देख रहे हो ना? टॉर्सनल स्ट्रेन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो टॉर्सनल स्ट्रेन बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन कितना ज्यादा है। इसीलिए ना साइक्लोप्रोपेन को सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉन्ड है ना, इनके बीच में रिपल्शन लगता है, वो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा।
ऐसा नहीं दिखाई देगा बॉन्ड पेयर पास में, जब इसको न्यूमान में बदलोगे तभी दिखाई देगा। इसलिए 3D पढ़ते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा दिख रहा है क्या, ये तो बहुत दूर दिख रहा है सर, वो बॉन्ड अलग है, वो बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है। क्या आपको बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, क्या आपको टॉर्सनल स्ट्रेन यहाँ दिखाई देगा? नहीं। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को ना इसमें कन्वर्ट किया न्यूमान में तो आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सभी बॉन्ड एक दूसरे के पीछे ही लगे। तो एंगल स्ट्रेन का तो लफड़ा है ही, साथ में टॉर्सनल स्ट्रेन का भी लफड़ा है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। आगे सुनिए। अब साइक्लिक कन्फर्मर्स मैंने आपको बता दिया था, क्या करो, इन दोनों का एक एक कॉमन चीज ले लो। क्योंकि दो दो कार्बन इसलिए दो कन्फर्मर्स बनेंगे, और मैंने आपको बता दिया पूरा जोड़ जाड़ के कैसे बनेगा, है ना। अब आगे काम की बातें करते हैं डायरेक्ट। अब सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए। अब हमें करना क्या है, जरा मेरी बात सुनिए। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं सीन है वो भी, जो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी, जहां भी हो सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाए। क्योंकि यदि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हमारे साथ नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो साहब हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। पहले 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको करना। अब मेरी बात समझिए, ध्यान सुनिए। अब पहले क्वेश्चन सुनिए। प्रश्न ये है कि आप सर वो जो साइक्लोहेक्सेन आप जो पढ़ा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन मतलब चेयर फॉर्म, उसमें 2 चीज बोला जाता है, एक तो सीस और एक तो ट्रांस। सीस का मतलब समझिए, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये झूला है, ठीक है, और उस झूले में एक बच्चा यहां बैठा हुआ है और एक झूले में यहां बच्चा बैठा हुआ है। अगर ये दोनों बच्चे सामने सामने हुए ना तो ऐसे स्ट्रक्चर को सीस बोलते हैं, सीस। मान लो फिर से ये झूला है और एक बच्चा यहां बैठा हुआ है और एक बच्चा यहां बैठा, उल्टा बैठा है, उल्टा। अगर कोई भी चीज उल्टा हो ना तो उसको बोलते हैं ट्रांस। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या बता, इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। सीस का मतलब सामने सामने, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड में, अपोजिट मतलब एक दूसरे के उल्टा। क्लियर है? लेकिन बच्चों साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में ना 3D है, और 3D में ना आपको पता नहीं चलेगा ना कौन सा सीधा कौन सा उल्टा। जब पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ये सीधा दिख रहा होगा और ये भी सीधा ही दिख रहा होगा, और आपको यहाँ सी से समझ में आ रहा होगा लेकिन ये ट्रांस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइक्लोहेक्सेन में सर सीस और ट्रांस कैसे बताते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी टेक्निक मतलब एपी टेक्निक यूज करना, आशुतोष सर की टेक्निक यूज करना। क्यों सर, क्यों नहीं आप साइक्लोहेक्सेन में क्यों नहीं फील करा पा रहे हैं? साहब साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है। उस 3D स्ट्रक्चर में यदि मैं बॉन्ड लगा के भी आपको सेट कर दूं तब भी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मैं बॉन्ड कैसे लगाया, क्योंकि ये अपने आप को ऐसे कन्वर्ट करके चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है कि मैं इसके बॉन्ड को आपको दिखाई नहीं सकता कि उल्टा है कि सीधा है। याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म, सॉरी साइक्लोहेक्सेन में सीस ट्रांस बताना हो, जब सीस ट्रांस का मतलब क्या हुआ आप समझिए, पहले समझिए। ये साइक्लोहेक्सेन आपको दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे मैंने बना दिया, ऐसे बना दिया, उसको यहाँ चिपका दिया, ऐसे चिपका दिया। पहले ये साइक्लोहेक्सेन है, अब मैंने ये ग्रुप लगा दिया CH3, ये मैंने ग्रुप लगा दिया CH3। हमें ये जानना है कि ये दोनों ग्रुप सामने सामने है कि अपोजिट है। मतलब हमको ये जानना है कि यहाँ पे आंसर सीस है कि ट्रांस है। क्या आप मेरी बात समझ गए? हमें ये जानना है। तो ये 3D है, आप 3D में बता सकते हैं, ये 3D के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप एक टेक्निक यूज करो। क्या टेक्निक यूज करो? ध्यान सुनना। सबसे पहले नंबरिंग यहाँ शुरू करो 1 और 2, और कोई है क्या साइड से? नहीं है, तो लिखो 1 और 2 लिख दिया। अब 1 पे ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन है, याद रखिएगा, अप का अप, तो 1 पे एक्सियल है। ये 2 का डाउन, ये भी एक्सियल है। ध्यान सुनना, सबसे पहले वो नंबर लिखो, उसके बाद एक्सियल इक्वेटोरियल लिखो और बीच में माइनस कर दो। माइनस कर दिया। 1 और 2 में, अच्छा इसमें प्लस और माइनस का लफड़ा नहीं चाहिए हमें। 1 और 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, आ गया। और यदि दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब यदि दोनों एक्सियल है, दोनों इक्वेटोरियल है, तो उसमें 0 ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद यदि यह नंबर ऑड आया, ऑड, तो ऑड का मतलब होता है ट्रांस, मतलब ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन और करते, एक क्वेश्चन और करते, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन करते, सब लोग देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। मैं अभी 5-6 क्वेश्चन साथ में लाया हूं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बताओ ये सेकंड स्ट्रक्चर सी से कि ट्रांस है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी जरूरत पड़ेगी स्कूल क्लास में। तो मैंने कहा यहां से नंबरिंग करो 1, ये नंबरिंग करो 1 और ये 2 कर लिया।
सही बात है। मुझे बताओ 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, ये 1 पे एक्सेल कैसे है, ये एक्सेल नहीं है ना, ये 1 पे एक्सेल नहीं है ना, ये क्यों? हेलो, हाँ सर, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, 1 पे क्या है, इक्वेटोरियल है, ठीक है। 2 पे क्या है, 2 पे तो एक्शियल है ना, 2 पे तो कोई डाउट नहीं है ना, एक्शियल है। हाँ इक्वेटोरियल कर लो इसको, इक्वेटोरियल है, ठीक सही है यहाँ तक। अब बता 1 और 2 में से माइनस करो, कितना आएगा, 1 आएगा। क्या ये दोनों डिफरेंट है? यदि ये दोनों डिफरेंट है बच्चों तो एक ऐड करते हैं, यदि दोनों डिफरेंट हो तो एक ऐड करते हैं, यदि दोनों सेम हो तो 0 ऐड करते हैं। और जैसे ऐड किया तो नंबर कितना आया, 2। और 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है इवन, और इवन का मतलब होता है हमेशा शीश। ये ट्रांस कैसे होगी, इवन का मतलब होता है शीश, देखो जरा, इवन का मतलब शीश, हाँ ठीक है, ओके। एक बार फिर सुनो, पहले दोनों पोजीशन को लिखें, फिर माइनस करें, यदि पोजीशन सेम हो तो 0 ऐड करें, यदि नहीं हो तो 1 ऐड करें। उसके बाद यदि आपको ऑड नंबर मिलता है तो ट्रांस लिखें, और इवन नंबर मिलता है तो शीश लिखें। तैयार हो क्वेश्चन करने को? चलो बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से बताओ, चौथा हो गया, बताओ शीश है कि ट्रांस है, नंबरिंग करो, 1 2 3। क्या 1 पे इक्वेटोरियल है? इक्वेटोरियल बात हमेशा टेढ़ा होता है ना। क्या ये अप का अप है, मतलब 3 पे क्या ये एक्शियल है? देख लो अप का अप, 1 और 3 में माइनस करें कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया 2। क्या ये दोनों डिफरेंट है? क्या ये एक्शियल इक्वेटोरियल डिफरेंट, तो उसमें क्या ऐड करो, 1 ऐड करो, कितना आया 3। क्या ये ऑड नंबर है, तो ट्रांस। भाई इसको समझ में नहीं आ रहा फिर से पूछ लो, जितने लोग बैठे हैं फिर से दोबारा पूछ लो, नीरव, अधीरस, जितने लोग बैठे हैं दोबारा पूछ लो, ऐसा नहीं कि पेपर में आप फिर सर समझ में नहीं आया तो ऐसा हो गया, अभी पूछ लो शीश ट्रांस कैसे बताते हैं, देख लो कभी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये वाला जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट। ट्रांस। ट्रांस, देखते हैं 1 2 3 4। मुझे बताओ क्या 1 पे इक्वेटोरियल है? यस सर। अच्छा ये यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है ना। क्या 4 पे भी इक्वेटोरियल है? यस सर। तो 1 और 3 में से जाएगा कितना आएगा, 3। और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल दोनों सेम है तो 0 ऐड करें, ये आएगा 3। क्या ये ऑड नंबर है? ऑड नंबर होता है ट्रांस। लेकिन साहब इसको देख के आप नहीं बता सकते कि ट्रांस है, आप समझिएगा धोखा हो जाएगा, इसलिए आपको एपी टेक्निक यूज करना पड़ेगा। एक चीज और, चलो जल्दी बताओ इसका, बताओ फास्ट, जल्दी से फास्ट, जल्दी से। ट्रांस। ट्रांस है, पक्का ट्रांस आ गया, ट्रांस, ओके। ट्रांस। देखो बच्चों नंबरिंग आपने गलती कहाँ किया होगा, ये 1 और ये 2 ये 3। अरे यार नंबरिंग ऐसे करते हैं जहां से साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। क्या आपको इधर से आपको रास्ता अलग दिख रहा है कि इधर से अलग दिख रहा, दोनों सेम ही तो है, समझ नहीं पा रहे हो यार। यार उसके पहले नंबरिंग इधर से करने को उधर से करने बराबर थे, इसलिए मैं नीचे से जा रहा था। अब बोलो 1 पे क्या है, एक्सियल, और 3 पे क्या है, इक्वेटोरियल। ये 2 + 1 ये 3 ट्रांस। चलो ये बताओ जल्दी फास्ट, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ एक्शन इक्वेटोरियल, फटाफट बताओ, कोई समझौता नहीं, जल्दी जल्दी बताओ तो एक्शन इक्वेटोरियल क्या होता है, जल्दी। पक्का नंबरिंग करें, नंबरिंग ये नंबरिंग, अच्छा शीश आएगा, देखते हैं 1 2 3 4। कुछ लोग तो यहाँ से नंबरिंग किए होंगे, भाई यहाँ कुछ दिख नहीं रहा तो क्या जबरदस्ती नंबरिंग करेंगे क्या, बस साइड चेन को कम से कम नंबर देना है ना, ये 1 से यहाँ करेंगे। 1 पे क्या है सर, इक्वेटोरियल, 1 पे इक्वेटोरियल। 4 पे क्या है सर, आपका 4 पे एक्सियल है, 1 और 4 कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो 1 ऐड करें तो होगा कितना, 4।
और ये क्या होगा सीस। कुछ लोग को पता नहीं ट्रांस कैसे आ रहा था। ये सब छाप ले, ये सब ना अभी मैं जो आपको जो मैं रिटर्न नोट्स दूंगा ना, मतलब ये जो हाथ से लिखा हूं उसमें आंसर नहीं है, आंसर लिखते रहना। चलो ये बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। शीश। सीस 1 शीश। 2 3। 1 पे क्या है सर इक्वेटोरियल, 3 पे क्या है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। 2 प्लस 0 क्यों सेम है तो 2, ये हो गया सीस। आप देख के नहीं बता सकते कि ये सीस था, इसलिए ये सीस हो गया। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ ऊपर वाला ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। जल्दी से फास्ट। याद रखिएगा आपका अप हमेशा एक्शियल होता है और डाउन ट्रांस। का डाउन हमेशा एक्शियल होता है। अगर इसका उल्टा हुआ तो समझ लो इक्वेटोरियल पक्का है। ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस होगा, देखते हैं। ट्रांस। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मुझे बताइए एक पे क्या है, एक पे क्या है, एक पे क्या है भाई? एक्सियल। 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 एक्शियल है, बहुत बढ़िया। और 4 पे क्या है? एक्सियल। इस पे एक्शियल है। एक्सियल। 1 और 4 कितना हुआ? 3 हुआ। और एक्शियल एक्शियल मतलब 0 जोड़ना है, तो ये 3 आ गया और ये हो गया ट्रांस। चलो थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हैं, इसका बताओ। इसमें 2 चेयर फॉर्म को जोड़ दिया। 2 चेयर फॉर्म समझते हैं ना, ये देखो, ये यही तो है यार, और क्या जोड़ा? यही तो क्वेश्चन है, देखो यही तो क्वेश्चन है भाई। एक साइक्लिक रिंग चेयर फॉर्म है, दूसरा साइक्लिक रिंग चेयर फॉर्म है, बात खत्म। उसमें क्या है? इसमें यहाँ लगा है, इसमें यहाँ लगा है, बात खत्म। यही तो है, दूसरा क्या? बता जल्दी से। ट्रांस। ट्रांस। हमारा क्या? ट्रांस। देखते हैं 1 2 3 4 5 6। चलो बताओ, मुझे बताओ। चलो एक पे क्या है? एक पे सर इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल। 6 पे भी क्या है? इक्वेटोरियल है। 1 और 6 कितना होता है? 5। दोनों सेम है 0, इसका मतलब आएगा 5, इसका मतलब हो गया ट्रांस। तो इसका मतलब है ट्रांस। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसका बताओ, इसका जल्दी से फास्ट। ये 3 साइक्लिक रिंग है, 3 साइक्लिक रिंग, जल्दी से बताओ। शीश। शीश। देखते हैं। शीश। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब बताओ जरा, 1 पे क्या है सर? ये डाउन का डाउन, ठीक है। 1 पे एक्शियल है। और 8 पे क्या है सर? 8 पे इक्वेटोरियल है। ये 7 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 6। इसका मतलब एक बात तो समझो, इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी चेयर फॉर्म में अब हम ये बता सकते हैं, कोई भी ग्रुप अगर ए लगा हो, कोई भी ग्रुप यदि बी लगा हो, तब ये बता सकते हैं कि ये सी है कि ट्रांस है। मतलब ग्रुप सामने सामने है कि अपोजिट साइड। क्या आप मेरी बात समझ गए? ये हम बता सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आगे सुनिए। अब आपको एक नया बातें बताने जा रहा हूँ, जो आप हो सकता है सुन के थोड़ा सा आश्चर्य करें, लेकिन आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। क्या नया बात है बच्चा? मुझे एक बात बताओ, कन्फर्मर्स किसे कहते हैं? कन्फर्मर्स किसे कहते हैं? कन्फर्मर्स किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि ये पेड़, जैसे मान लो ड्राइवर की सीट है, ये ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या करता है? इसमें रोटेट करता है, तो ड्राइवर की सीट। भाई ड्राइवर का ये जो स्टेयरिंग है, तो स्टेयरिंग ही रहेगा, लेकिन वो बार बार बदल के उसका लुक बदल देता है। लुक बदलने से इसी को कन्फर्मर्स कहते हैं, जो कि पी डायग्राम में नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल है जिसको हम बार बार सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट करते हैं, और रोटेट करने से डिफरेंट डिफरेंट लुक दिखाई देते हैं। और वो जो पी डायग्राम के नीचे है, जो स्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम है, उसी को कन्फर्मर्स कहते हैं। और ये पूरे इनफाइनाइट स्ट्रक्चर को कन्फर्मेशन कहते हैं, जो कि पेपर में आया था। कन्फर्मेशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। कन्फर्मेशन इनफाइनाइट होते हैं, कन्फर्मर्स इनफाइनाइट नहीं होते। वो तो पी डायग्राम में जो नीचे वो होते हैं। मैं बार बार इस लाइन को बोलता था, पेपर में आया नहीं था। चलो देखते हैं। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है।
12 में 6 वैसे वैसे कैसे बनाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट अच्छी है। पहले आप ऐसे पहले लाइन खींच लीजिए, फिर यहाँ पे छोटा लाइन खींच लीजिए और फिर इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ये बन गया आपका चेयर। ठीक है, चेयर फॉर्म ऐसे बनाते हैं। अब आगे सुनिए जरा एक इंपॉर्टेंट, क्या कोई बताएगा, किसी को पता है फ्लिप का मतलब क्या होता है, फ्लिपिंग करने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा फ्लिपिंग किसे कहते हैं, फ्लिपिंग? पलट देना सर, हाँ पलट देना। रोटेट फ्लिप करना। का मतलब पलट देना, बहुत सही। ये देखो जरा, मैं आपको बताऊं जरा, देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जरा सुनिएगा। जैसे ये मोबाइल है बच्चों, मोबाइल है। अब जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रही है, तो ये मोबाइल अपनी स्टेबिलिटी के लिए ना ये आप ऐसा करेगा, फिर ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, किसी स्ट्रक्चर का बार बार। जैसे आपने छाता देखा ना, छाता, छाता मतलब जो बरसात में लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको, अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं गुजराती में? छतरी। हाँ छतरी बाबू साहब, छतरी, छतरी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो जब आप छतरी को ऐसे मेरे आप समझाता हूँ, अब मैं समझाता हूँ, ये देखो जरा, मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बना दिया, पिरामिडल, और मैंने यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दिया। बच्चों होता क्या है ना कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये फ्लिप करता है। फ्लिप का मतलब समझिए, अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाता हूँ, क्या ये आपको अम्ब्रेला दिख रहा है, छाता जैसे, आप देखो ये कैसे दिखाई देगा। अब ये छाता उल्टा हो गया, देखो ये दोनों सेम ही है, ये स्ट्रक्चर फ्लिप कर रहा है। कैसे फ्लिप कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको 3 पेन को लेकर समझा रहा हूँ, जरा समझो बच्चों, जरा ध्यान सुनना। ये थोड़ा सा 3D व्यू है, मुझे कुछ बताना है इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा बच्चों। मैंने क्या बनाया, मैंने एक टेंट बना लिया। टेंट मतलब पिरामिडल टेंट ही तो होता है भाई साहब। ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडल शेप है, देखो ये पिरामिडल शेप है, ऊपर लोन पेयर है, मेरे हाथ को लोन पेयर समझिए। अब होता कैसे देखो, इसे बोलते हैं फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग। अब मान लो ये फ्लिपिंग, ये भी पिरामिडल है। देखो क्या ये टेंट नहीं दिख रहा, क्या आपको ये टेंट दिख रहा, टेंट, 3 टेंट दिख रहा। ये अमोनिया की शेप है, ये ऊपर लोन पेयर है। अगर देखना बच्चों, ध्यान से देखना। अब होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर फ्लिप करता है। फ्लिप मतलब कभी इसमें रहता, 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 कभी। पर ऐसा क्यों होता, होता इसलिए है ना कि ये जो लोन पेयर है ये नीचे की तरफ भागता है। जब ये नीचे की तरफ भागता है तो ये सारे बॉन्ड ऊपर की तरफ उलट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सब, ऐसा फ्लिपिंग इसलिए होता है कि इसको, इससे स्टेबिलिटी मिलती है। मैं अमोनिया की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अमोनिया की बात हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों, ये कंपाउंड कभी इसमें, कभी इसमें, ये कभी इसमें, कभी इसमें। प्रश्न ये है कि सर दोनों में किस फॉर्म में रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा? यह जिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल उसमें रहेगा, बात खत्म। क्या हमारी बात समझ में है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्लिपिंग का मतलब समझ गया। फ्लिपिंग का मतलब होता है कंपाउंड का अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना। किसी मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से जहां से मैंने पकड़ा उससे रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने से स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ये अभी भी वही है, साफ बदला नहीं है, बस इसका केवल लुक बदला है। ये अभी भी अमोनिया है, ये फ्लिप कर रहा है। फ्लिपिंग का मतलब समझ गया ना, फ्लिपिंग का मतलब होता है किसी स्ट्रक्चर को पलट देना। समझ में आ गया? अब मेरी बात समझो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चेयर फॉर्म है ना, ये चेयर फॉर्म भी फ्लिपिंग करता है। अब कैसे फ्लिपिंग करता समझ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्लिपिंग करता। ध्यान सुनना पहले, उसके बाद, है ना। अब ये चेयर फॉर्म फ्लिपिंग क्यों करता समझ में आ गया। अगर हमसे कोई पूछे चेयर फॉर्म फ्लिपिंग क्यों करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर स्टेबिलिटी के लिए चेयर फॉर्म ऐसा करता है। मान लो कि चेयर फॉर्म ऐसे है, ऐसा लोग ध्यान सुनिए, ये चेयर फॉर्म ऐसे कैसे बनाएंगे, फ्लिपिंग कैसे बनाएंगे, देखिए। पहले तो ये नॉर्मल ऐसे बना लिया, यस सर, इसको ऐसे मिला लिया, यस सर, ये चेयर फॉर्म है। अब ये चेयर फॉर्म फ्लिपिंग करता है, मतलब पलट जाता है। कैसे पलटा, अब उल्टा बना, उल्टा, उल्टा मतलब ऐसे बना, ऐसे बना, उल्टा बना लिया। ध्यान सुनना, अभी आपने शुरुआत में ये लाइन यहाँ खींचा था, अब ये लाइन इधर खींचो, अब ये लाइन इधर खींचो। सबको समझ में आ रहा है? और क्या करो, इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ। बच्चों ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, ये फ्लिप हुआ, इसको बोलते हैं फ्लिप्ड चेयर, फ्लिप्ड चेयर, फ्लिप्ड, फ्लिप्ड चेयर, फ्लिप्ड चेयर। और ये चेयर फॉर्म है इसी का, फ्लिप्ड चेयर, फ्लिप्ड चेयर फॉर्म इसी का, फ्लिप्ड चेयर। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टेबिलिटी के लिए जो चेयर फॉर्म है वो फ्लिपिंग करता है। फ्लिपिंग से देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है फ्लिप्ड चेयर किसे कैसे बनाते हैं? एक बार फिर देख लो कि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे इसकी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, एक बार फिर सुनो। सबसे पहले ऐसे नॉर्मल चेयर बनाओ, सब लोग देखो जरा, देख लो, प्रैक्टिस कर लो हमारे साथ। एक यहाँ से लाइन खींचो, एक यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से ऐसे मिला दो, यहाँ से मिला दो, ये चेयर है। ये कौन सा चेयर है? ये चेयर फॉर्म। देखो इसमें कुछ लोग कलाकारी कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं अपना तराना। मैं कह रहा हूँ कि आप जो स्केच करेंगे वो मेरे सामने आ जाएगा। क्यों कलाकारी कर रहे हैं?
हमको पता रहता है, बस हम आपको डांटना नहीं चाहते हैं। इधर देखिए, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये चेयर फ्लिप करेगा। तराना क्यों ऐसा कर रही है? अब ये चेयर कैसे फ्लिप करेगा? अब देखो जरा, आप पहले इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लिया। अब अभी शुरुआत में आपने ऐसे बनाया था ना, ऐसे, अब ऐसे बनाना, ऐसे बना लिया। अब इसके बाद ऐसे मिला लो। तराना कौन है? सामने आता हो, तराना कौन है? तराना, क्या नाम है आपका? तराना नाम है, क्या नाम है जी? हेलो, तराना। क्लास में कौन है तराना नाम का? हाँ, जरा सामने आई तो तराना। हेलो तराना, हेलो, आवाज आ रही है क्या? दो बार पूछूंगा, और दो बार पूछूंगा मैं, और तराना सामने आई है। हेलो, तराना सामने आई है। हेलो, हाँ तराना, ये कलाकारी क्यों कर रही है? आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, शायद हो सकता है, शायद आपको याद है, मैं ये कलाकारी क्यों कर रही हूँ? नहीं बताएंगी, चलिए ठीक है, क्लास से बाहर जाएंगे, कोई बात मत बताइए, कोई जरूरत नहीं क्लास में आपको रहने। फालतू लोग कलाकारी कर रहे हैं यार, ये तो हमारे पास समय है नहीं, मैं पढ़ाने बिजी हूँ, उस पर तो लोग कलाकारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कलाकारी यार? क्या है मतलब कलाकारी करने से? हम कह रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आप कलाकारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप वीडियो ऑफ करके कलाकारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसमें नाम छप रहा है, कौन कलाकारी करता है। तब कैसे बनाएंगे? अब ये बन गया साहब, अब ये कौन सा चेयर बन गया? ये फ्लिप्ड चेयर बोलते हैं, फ्लिप्ड चेयर, फ्लिप्ड चेयर हो गया। समझ में आ कैसे बनाया मैंने? लेकिन बच्चों एक बात सुनिएगा, ये जो चेयर फॉर्म है ना, और ये जो फ्लिप्ड चेयर है ना, जब कभी कोई चेयर फॉर्म से फ्लिप्ड चेयर में कन्वर्ट होता है ना, तो इसके बीच में ना इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। पहले समझ लीजिए, इनके बीच में ना इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं। उसमें से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो थोड़ा स्टेबल है, उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, क्योंकि वो जेई में आ चुके हैं। कौन कौन से स्टेबल है? इनके बीच में एक बनता है चेयर फॉर्म, इनके बीच में बनता है एक बोट फॉर्म। मैं आपको सब फील कराऊंगा, चिंता ना करें, केवल याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको फील कराऊंगा कि चेयर फॉर्म देखो, बोर्ड फॉर्म कैसे बनता है। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपके पास चेयर फॉर्म था, सॉरी सॉरी, हाफ चेयर, हाफ चेयर, हाफ चेयर। सबसे पहले आपके पास चेयर फॉर्म था, सही बात है। अब इस चेयर फॉर्म से, इस चेयर फॉर्म से उसके बाद हाफ चेयर बना, हाफ चेयर से बोर्ड फॉर्म बना, और इस बोर्ड फॉर्म से आपका ये स्ट्रक्चर बना, जिसको बोलते हैं फ्लिप्ड स्ट्रक्चर, फ्लिप्ड चेयर फॉर्म। क्या आप हमारी बात समझ पाए? मैंने क्या बोला, हमारे पास चेयर फॉर्म है, ये फ्लिप करता है स्टेबिलिटी के लिए, तो फ्लिप चेयर बनता है। लेकिन बच्चों इस चेयर से फ्लिप चेयर बनने में बीच में इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें से हमें कुछ स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो जेई में आ चुके हैं। कौन सी स्ट्रक्चर? इसके बीच में सर एक हाफ चेयर बनता है, सर इसके बीच में एक बोट बनता है, बोट में भी दो स्ट्रक्चर बनते हैं, ट्विस्टेड बोट भी बनता है। ये सब कैसे होता है, जस्ट इसके बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। पहले समझाता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ मैं दोबारा वो स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, जरा सब लोग ध्यान देखिएगा। पहले आपको समझाता हूँ, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, लेकिन बच्चों पेपर में आ चुका है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, अभी दोबारा डिटेल पे आते हैं। पहले मैं आपको वो स्ट्रक्चर जा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। बच्चों ये कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये कहानी इसलिए पढ़ लीजिएगा ना, कहानी पढ़ने से ना बहुत समझदार बन जाएंगे। आपको पता है ना स्टोरी ऑफ टाइटैनिक, हमें, मैंने आपसे बोला कि लाइफ में हमेशा प्रोफेशनल बनना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में प्रोफेशनल बनिए, कोई भी कैजुअल अप्रोच मत करिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल तक प्रोफेशनल। मतलब यदि हम ऑर्गेनिक सीख रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई ऑर्गेनिक सीखने वाला होना ही नहीं चाहिए। देखो लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो आपसे बेटर उस सीटे पर होना ही नहीं चाहिए। सिंपल, यदि कोई इंसान जूता पॉलिश करता है तो उस एरिया में जूता पॉलिश करने वाला उससे अच्छा कोई होना ही नहीं चाहिए। यदि आप बहुत अच्छा टेलर हैं तो आपके सामने भीड़ लगनी चाहिए, आपसे अच्छा कोई टेलर होना ही नहीं चाहिए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके सामने कोई अच्छा ज्ञानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सब चीज आना चाहिए। इसे प्रोफेशनल कहते हैं। बिल्कुल कोई कैजुअल अप्रोच नहीं करा रहे सर ठीक है हो जाएगा, क्वेश्चन है समझ गए ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्यों? आपको मैं बताऊं, यदि आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा और एक भी थ्योरी छोड़ा तो क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, उससे आपकी रैंक कम हो जाए, आपको एमबीबीएस की सीट ना मिले और जेई में अच्छा कॉलेज ना मिले, आईआईटी कॉलेज ना मिले। कैसे? आपको मैं स्टोरी ऑफ टाइटैनिक बता के देता हूँ। टाइटैनिक की स्टोरी क्या है? बहुत सिंपल स्टोरी है। आपको पता है टाइटैनिक पे एक मूवी बनी है। टाइटैनिक की स्टोरी यह है कि 1912 में जो टाइटैनिक जहाज था वो सिंक हो गया, वो डूब गया। सिंक होना मतलब डूब गया। क्यों डूब गया? उसमें करीब 2500 पैसेंजर थे और करीब 1200 से 1500 पैसेंजर डाइड हो गए। मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन करीब इतने पैसेंजर मर गए। कैसे मर गए? जब जब कैप्टन को वार्निंग दी गई कि साहब कैप्टन सामने 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 आपको आइसबर्ग आ रहा है, कृपया आप अपने जहाज को पहले ही मोड़ लें, तो कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस था कि क्या ऐसा लोग बोलते थे ना कि ये जो टाइटैनिक जहाज है ना वो अनसिंकेबल है, मतलब वो कभी जीवन में डूबेगा ही नहीं। आप देखिए ओवर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं। आपको पता नहीं टाइटैनिक जहाज कभी डूबेगा नहीं, ऐसा कहा गया था। टाइटैनिक जहाज में खास बात थी कि टाइटैनिक जहाज में ऐसा बोला गया था ना कि टाइटैनिक जहाज कभी जीवन में डूबेगा ही नहीं। तो उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि साहब कोई बात नहीं, आगे अगर आइसबर्ग आता तो क्या फर्क पड़ता है। उसने आइसबर्ग से टक्कर मारा और सबको पता है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में यह टाइटैनिक जहाज डूब गया। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस सुनिए, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि हर जहाज पे ना एक लाइफ बोट होता है। लाइफ बोट मतलब जो छोटे छोटे बोट होते हैं जो जहाज डूबने पे लोगों को बचाया जाता है। इसमें ना इसमें मान लो 2500 पैसेंजर है, 2500, इसमें मात्र इसके आधा मात्र 1500 से 1200 लाइफ बोट ही थे। क्यों? क्योंकि उसको पता है जहाज डूबेगा नहीं, तो लाइफ बोट का क्या करेंगे। आप समझिए इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। लाइफ बोट भी आधा था, इमरजेंसी में मात्र आधा लोग ही बच पाए, बाकी आधा लोग डूब के वैसे मर गए। तो साहब लाइफ में ना कभी भी ना इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई करो, कैजुअल बिल्कुल मत रहो और एकदम प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल मतलब ये हमारा काम है तो काम है। भाई साहब अगर जो भी इस रूल को फॉलो करेगा ना वो हमेशा आगे जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। सब लोग देखो साहब, ये चेयर फॉर्म है, ये फ्लिप चेयर। ध्यान सुनना सब लोग ध्यान सुनना। ये चेयर फॉर्म है, ये फ्लिप चेयर। इस यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों, यहाँ से तक यहाँ आने में पहले हाफ चेयर बनता है, फिर बोर्ड फॉर्म बनता है, फिर से हाफ चेयर बनता है। अच्छा इस बोर्ड फॉर्म में भी दो फॉर्म है। इस बोर्ड फॉर्म की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्विस्टेड बोर्ड बोलते हैं। ट्विस्टेड बोर्ड होता क्या बताता है, क्यों बनता है ये भी बताते हैं, सुनिए। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोर्ड। ट्विस्टेड बोर्ड ये भी समझाते हैं, पहले समझिए। तो प्रश्न ये है कि सबसे पहले सर हाफ चेयर है, हाफ चेयर रोटेट करना शुरू हुआ, घूमेगा, रोटेट करेगा, तो डायरेक्ट इसमें होगा नहीं। जैसे आप शरीर को घुमाएंगे तो डायरेक्ट आप ऐसे घुमा तो लेंगे नहीं, पहले हाथ घुमाएंगे फिर ये हाथ घुमाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले चेयर अपने आप को रोटेट किया, तब पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट हुआ, फिर बोर्ड में कन्वर्ट हुआ। बोर्ड मतलब ट्विस्टेड बोर्ड में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि बोर्ड का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ट्विस्टेड बोर्ड। उसके बाद ये फ्लिप्ड आपका चेयर बनता है। अब मैं उसको फील करा रहा हूँ, सब लोग सुनिएगा, मैं इसको फील करा रहा हूँ। हाँ ध्यान देखिएगा मैं आपको कैसे फील करा रहा हूँ। देखो मैं आपको फील भी करा देता हूँ। बच्चा आपको पता है ये साइकिल है ना, सबको दिख रहा है। और साइकिल एक्सेल में ये जो टॉप है ना ये बीटा पोजीशन है, ये जो नीचे वाला ये अल्फा पोजीशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइकिल एक्सेल में अल्फा और बीटा के अलोंग ही ये रोटेट करके ना फ्लिप चेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जरा फील करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या ये सभी को उधर से चेयर दिख रहा? क्या सभी को चेयर दिख रहा? उधर देखिए, क्या ये सभी को चेयर दिख रहा? चेयर हाँ सर। सबको दिख रहा है चेयर? ठीक है। हाँ अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, याद रखिए अल्फा और बीटा के अलोंग रोटेट करना। अब मैं जरा ध्यान सुनो, मेरे बात सुनो, आप इसको देख लो ध्यान से और इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें से ये तो ऐसा ही है, बस ये केवल रोटेट कर रहा है, ये ऊपर आया। कैसे था देखो, हम बताते हैं। देखो जरा ध्यान से। तो पहले ये चेयर फॉर्म ऐसे था, अब ये चेयर फ्लिप कर रहा है, मतलब रोटेट करना जा रहा है। कहाँ से रोटेट करेगा? अल्फा और बीटा से। तो जरा देखिए ये चेयर ऐसे ऐसे चेयर सबको दिख रहा है। अब मैं घुमा रहा हूँ केवल इसको देखिए, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। सबको दिख रहा हाफ चेयर? हाफ चेयर दिख रहा है, ये हाफ चेयर दिख रहा। देखो केवल अल्फा से रोटेट कर रहा ना। क्या ये बोट दिख रहा? बोट, क्या ये बोट दिख रहा? क्या है सबको बोट दिख रहा? हेलो, बोट दिख रहा? बोट, हाँ हाँ सर। सर। बोट दिख रहा ना? अब मुझे बताओ अगर मैं इसको और रोटेट करूंगा तो दोनों भिड़ जाएंगे, तब मैं दोनों रोटेट नहीं करूंगा। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, क्या ये फिर से हाफ हो गया? अब उधर से बीटा रोटेट करूंगा, क्या ये फिर से हाफ हो गया?
हो गया। और ये क्या, ये चेयर फिर से उल्टा हो गया, देखो क्या ये चेयर फ्लिप हो गया, हमें बीटा को नीचे कर दिया। अरे यार जो मैंने इधर से किया था मैंने इधर से किया, क्या मैंने क्या कौन खास बात किया क्या, समझ नहीं पाया यार, हेलो समझ गया, समझ गए। एक बार फिर सुनो, समझ गया सर। एक बार फिर सुनो, कृपया एक बार और सुनिए, आप समझिए, आप इस बात को समझिए जरा, मैं समझाता हूँ, जरा समझिए समझिए सभी लोग, रिक्वेस्ट है प्लीज समझे। क्या ये चेयर फॉर्म सबको दिख रहा है? यस सर। क्या ये चेयर फॉर्म है, साइक्लोजेन का चेयर फॉर्म? क्या ये चेयर फॉर्म है? क्या ये फ्लिप करेगा? क्या ये अल्फा बीटा के लोग रोटेट करेगा? कैसे रोटेट करता? देखो सबसे पहले हाफ चेयर, क्या ये हाफ चेयर है? अच्छा इस हाफ चेयर में एक खास बात सुनो, इस हाफ चेयर में आपके 5 कार्बन प्लेन में है। कैसे देखो, देखो जरा देख लो 5 कार्बन प्लेन में है क्या, या चेक करो आप भी देखो, कैसे 5 कार्बन प्लेन में, एक कार्बन केवल ऊपर है, कैसे 5 कार्बन प्लेन में है? हेलो हेलो, एक बार फिर देखो, हाँ हाँ सर। कैसे 5 के 5 कार्बन प्लेन में है। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हाफ चेयर इस सभी में सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन एक ही प्लेन में, पांचों आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत रिपल्शन करते हैं, इसलिए साहब इसमें सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाफ चेयर होता है। उसके बाद बताओ क्या बोट ऐसे बनता है? बोट, क्या बोट में 4 कार्बन सेम प्लेन में, 4 कार्बन, देखो ना 4 कार्बन, भाई ऊपर वाला 2 हाँ कार्बन ऊपर पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद बोट फॉर्म स्टेबल होता है, क्योंकि बोर्ड में 4 कारण धक्का मुक्की करेंगे। तो बच्चा मैंने क्या बोला, मैंने बहुत सिंपल बोला कि सर ये देखो हाफ चेयर, अब फ्लिपिंग शुरू, सर ये देखो, सॉरी सर ये फ्लिप, ये चेयर, सर हाफ चेयर, सर बोट, अब ये दोबारा भिड़ जाएगा, अब उल्टा करो, उल्टा, सर हाफ चेयर, देखो हाफ चेयर, अब देखो, और ये रहा चेयर हो गया फ्लिप, अब उल्टा हो गया, देखो चेयर पहले ऐसा किया था, अब चेयर ऐसा हो गया। हेलो, क्या आप मेरी बात समझ में? क्या मैंने आपको रोटेट करके चेयर फ्लिप करा दिया? सिंपल हो गया, ठीक। अब हमारी बात सुनो, देखो बच्चों ऐसा है ना, ये 3D अरेंजमेंट का फ्लिपिंग आप कहीं भी देखिएगा, आप कोई भी लेक्चर देखिएगा, आपको जो भी लेक्चर यूट्यूब पर दिखाई देगा, आपको बता दूं, केवल ये लोग बताते हैं ना कि चेयर ऐसे फ्लिप हो जाता, बीच का ना हाफ चेयर बोट और ये सब फ्लिप, आपको ना गारंटी देता हूँ फील करा ही नहीं पाएंगे। ये जो मैंने कागज से कराया है, आप देख लीजिए, कोई भी दुनिया को, मतलब कोई भी यूट्यूब का लेक्चर उठा कर देख लीजिएगा, या कोई भी आपको दिखेगा, कोई भी टीचर ना या इस चेयर को ना पलट पलट के ना आपको फ्लिप करके दिखाई नहीं पाएंगे। ये 3D व्यू है ये। सर आपने कैसे दिखा दिया साहब? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अंतर्यामी ज्ञानी हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो हमें फील हो जाता है कि मैं कैसे उस बात को बताऊं कि आपके दिमाग में सीधे बैठ जाए। ये टीचर के अंदर से अपने आप फीलिंग होता है। टीचर बनने का मतलब ये हुआ ना कि आपको अपने आप फीलिंग होगा कि आप किसी चीज को कैसे बताएं कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, बस वो मेरे अंदर आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी और कोई खास बात हमारे में नहीं है। अब जरा फिर से आते हैं, दोबारा दोबारा आते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं, मैं थोड़ा जो मेन मुद्दा है, अब मैंने क्या बोला, अब जरा मेरी बात समझिएगा एक एक करके। अब मैंने क्या बोला जरा देखिए, कितने लोग यार देखते हैं। भाई साहब आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डरने का नहीं है, बहुत सिंपल लेक्चर है, इसमें टेंशन नहीं लेना। ये क्या अचानक है, इसका ब्राइटनेस बढ़ गया, बाप रे, तो ज्यादा ही बढ़ गया क्या ब्राइटनेस? सब दिख रहा है ना ठीक ठाक? देखना बचा के, हाँ सर। देखो जरा, ये चेयर फ्लिप होती है, ऐसा ये रिंग स्टेबिलिटी के लिए करते, फ्लिप समझते हो ना? अच्छा फ्लिप बनाना सीख लेना, क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर सुनो, आप सबसे पहले ऐसे सीधा टेबल बनाओ, एक लाइन सामने से खींचो, ऐसे खींचो, इसको मिला दो, साथ ये चेयर हो गया। अब ये चेयर फ्लिप होगा, तो बच्चों फ्लिप होते समय बीच में स्ट्रक्चर बनता है, हाफ चेयर बनता है, बोट बनता है, फिर हाफ चेयर बनता है, फिर चेयर उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे बनाएंगे? आप पहले उल्टा पैरेलल लाइन बनाओ। अब आपने यहाँ शुरू किया था ना, अब आप यहाँ शुरू करो, यहाँ से छोटी लाइन शुरू करो, यहाँ से ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला दो, फिर इसको ऐसे मिला दो। साहब ये देखो ये चेयर फ्लिप हो गया, ऐसा क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। अब देखो, जब चेयर फ्लिप में जाती है, देन इसके बीच में स्ट्रक्चर बनते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनते हैं, इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखना भूल गया। उसमें से मेन स्ट्रक्चर कौन कौन से देखिए, मेन स्ट्रक्चर ये हाफ चेयर है, हाफ चेयर वैसा ही है जो मैंने बनाया था, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। हाफ चेयर के बाद एक स्ट्रक्चर है बोट। अभी अभी आप इसकी चिंता ना करें सर ये ट्विस्टेड बोट क्या है, एक चीज स्ट्रक्चर है बोट, वास्तव में बोट की स्ट्रक्चर से बनती है, लेकिन आपको बुक में ऐसे दिखाई देगा, ये बोट है, देख रहा है ना, इसमें 6 कार्बन, ये बोट फॉर्म है, ये बोट स्ट्रक्चर है। अब आप सोचिए जरा, यहाँ तक ठीक है,
अब होता क्या, मैं आपको बताऊं। सर ये ट्विस्टेड बोर्ड क्या है, सर ये ट्विस्टेड बोर्ड क्या है, सर ये जेई में क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ट्विस्टेड बोर्ड क्या है, आप समझिए। मैं आपको ट्विस्टेड बोर्ड बता देता हूँ, ट्विस्टेड बोर्ड क्या है। ट्विस्टेड बोर्ड होता क्या है, आप समझिए जरा, समझ ध्यान देखिएगा ट्विस्टेड बोर्ड क्या होता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है कि सर वो जो चेयर है वो हाफ चेयर में कन्वर्ट होगी। चलो मैं दोबारा उस पर चला जाता हूँ, क्या है सीट पे चला जाता हूँ, उसको समझाना आसान है। देखिए जरा, मैं आपको ट्विस्टेड बोर्ड की कहानी बता रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का हेल्प कर रहा हूँ। हेलो, क्या स्टूडेंट ऐड है ना? हेलो, हाँ सर। एक मिनट। हाँ थोड़ा पता नहीं कैसे हेल्प कर रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा उस पीडीएफ में जा रहा हूँ जो बताना चाहता हूँ। पीडीएफ सर नीचे है। हाँ ठीक है, जैसा लो देखिएगा, जैसा लो देखिए। हाँ देखिए, ये बोर्ड फॉर्म को देखिए बच्चों। बोर्ड फॉर्म अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें पहले हाफ चेयर की बात करता है। हाफ में देखो 1 2 3 4 और 5, ये पांचों कार्बन सेम प्लेन में, ये पांचों कार्बन क्या है, सेम प्लेन में, सेम प्लेन में। यदि सेम प्लेन में है तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इन सभी स्ट्रक्चर में हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसमें 4 अनस्टेबल होते हैं, 1 2 3 4, इसमें केवल 2 ही प्लेन से बाहर की ओर होते हैं, इसमें 4 एक प्लेन में होते हैं। तो 4 एक प्लेन में होता है तो ये हाफ चेयर से थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन अभी अनस्टेबल। अब आगे सुनिएगा ध्यान से बच्चों। मान लो कि मैंने एक यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप लगा दिया, बड़ा ग्रुप लगा दिया, एक बड़ा ग्रुप लगा दिया। इस बड़े ग्रुप को लगने के कारण ये दोनों ग्रुप पास पास में आ जाते हैं। जब पास पास में आ जाते हैं इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन मतलब धक्का मुक्की बढ़ जाता है। तो धक्का मुक्की बढ़ जाता है तो ये बोट क्या करता है ना, इस धक्का मुक्की से बचने के लिए ना, ये अपने स्ट्रक्चर को ट्विस्टेड बोट में कन्वर्ट कर लेता है। सर कैसे, मैं बताता हूँ। आप इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4, सही है। 1 और 2 को ऐसे बनाओ, 1 और 2 को ऐसे बनाओ, क्रॉस लाइन बनाना है। और 2 और 3 और 4 को ऐसे बनाओ, ठीक है। यहाँ लिख दो 1 और यहाँ 3, 1 के नीचे 3 है ना, देखना 1 के नीचे 3 है ना, और 2 के नीचे 4 है कि नहीं है। और 1 और 3 से एक कार्बन जुड़ा हुआ, 1 और 3 से एक कार्बन जोड़ दो ऐसे, और 2 और 4 से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ जोड़ दो। इसी को बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। क्या ये दोनों दूर दूर हो गए, क्या ये दोनों दूर दूर हो गए? सब इसी को बोलते हैं ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ट्विस्टेड बोट ना, ये ट्विस्टेड बोट ना बोट से भी ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बोट ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए जानबूझ के ये जो ट्विस्टेड का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। अब देखो जरा, क्या इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, क्या ये डिस्टेंस दूर दूर हो गया? सब इसी को ना बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। और इस प्रकार के जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं बोट फ्लिप, या इसको बोलते हैं फ्लैग पोल रिपल्शन। फ्लैग मतलब देखो ये झंडा है ना, फ्लैग पोल रिपल्शन। क्या नाम है इसका? फ्लैग पोल रिपल्शन। कोई पूछे फ्लैग पोल रिपल्शन कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, बोट फॉर्म में। कैसे पाया जाता है? जब कोई बल्कि ग्रुप बोट फॉर्म में लगाया जाता है, इसमें फ्लैग पोल रिपल्शन होता है। और इस रिपल्शन के बचने के लिए ये जो बोट है ना, ये फ्लिप करता है। फ्लिप मतलब अपने स्ट्रक्चर को पलट देता है और ट्विस्टेड बोट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्विस्टेड बोट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या पूरा पिक्चर क्लियर है? क्लियर हो गया पिक्चर पूरा? ट्विस्टेड बोट कहाँ से आया, क्या इसको समझ में आ गया? फ्लैग पोल रिपल्शन किसे कहते हैं? साहब जो बोट है ना, उसमें 4 कार्बन प्लेन में है, 2 कार्बन ऐसे की तरफ है। इसमें बड़ी ग्रुप लगा हुआ तो इनके बीच में धक्का मुक्की होगा, जिससे बचने के लिए वो ट्विस्टेड बोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्विस्टेड बोट ऐसे कहते हैं। ट्विस्टेड बोट बना के नहीं दिखाई देगा, मैंने खुद बनाया है। यदि आपको बनाना है रूम पे मेहनत मतलब इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा है जो उसमें मेंशन नहीं है। 5 प्लेन में है, 4 प्लेन में, ये मेंशन नहीं है, कोई मेंशन नहीं करता। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। क्या सबसे ज्यादा चेयर फॉर्म स्टेबल होगा? चेयर या फ्लिप चेयर, दोनों सेम है, चेयर या फ्लिप चेयर। क्या उसके बाद ट्विस्टेड बोट आएगा बोट से पहले? क्यों? क्योंकि बोट से पहले ट्विस्टेड बोट आएगा। क्या बोट आएगा? क्या सबसे बेकार हाफ हाफ चेयर होगा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है।
अब काम की बातें फिर शुरू करते हैं, दोबारा अब आते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दोबारा। बच्चों ध्यान से सुनो, अब तो समझ में आ गया ना ये जो बोट है ये ट्विस्टेड बोट के फॉर्म में कैसे रहता है। अब ये ट्विस्टेड बोट बच्चों दो प्रकार से रहता है। कैसे? अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में इधर का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है और इस स्ट्रक्चर में इधर का पोर्शन थोड़ा सा छोटा है। कुल मिला के अगर आप इसके सामने ध्यान सुनना, कुल मिला के अगर दूसरा तीसरे स्ट्रक्चर को ध्यान देखना, जो जेई मैथ में उसकी बात कर रहा हूँ अभी शेयर स्क्रीन। हाँ जरा कुल मिला के आप यहाँ पे शीशा ले लो, मिरर ले लो। मैं अच्छे से बना नहीं पा लेकिन समझ लो, आप यहाँ पे एक मिरर बनाओ, मिरर शीशा बनाओ, मिरर बना दिया। बच्चों जब आप मिरर बनाएंगे ना तो जिधर की साइड ये छोटा है ना उधर की साइड आपको बड़ा दिखाई देगा, अदर साइड छोटा उधर बड़ा दिखेगा। क्या दोनों दिखाई देगा? क्या ये दोनों ट्विस्टेड बोट ही है? क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? इसी को इनेंशियोमर कहते हैं। इनेंशियोमर का मतलब होता है यदि इस मोबाइल का मिरर इमेज, यदि यह मोबाइल है तो ये दोनों इनेंशियोमर होगा, और यदि ये दोनों मोबाइल मिरर इमेज नहीं है तो इनेंशियोमर नहीं होगा। मैं इनेंशियोमर आगे पढ़ाने वाला हूँ, ऑप्टिकल में आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन यह आया था कि चेयर फॉर्म का इनेंशियोमर कौन सा होता है? तो ट्विस्टेड बोट होता है, जेई में आया था। अभी इनेंशियोमर ध्यान रखिए, इनेंशियोमर किसे कहते हैं? इनेंशियोमर का मतलब होता है, जैसे मेरी बात समझो, क्या ये आपको हाथ दिख रहा है? अब मैंने आपके सामने शीशा लगा दिया, क्या आपको ये हाथ दिखेगा? दिखेगा। तो सब ये इनेंशियोमर। क्यों? क्योंकि इस हाथ का मिरर इमेज ये है, इसको बोलते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर समझ में आ गया? तो साहब अगर ये ट्विस्टेड बोट है ना और चेयर लगाकर तो दूसरा ट्विस्टेड बोट दिख जाएगा, तो ट्विस्टेड बोट ही एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए इसको इनेंशियोमर कहते हैं। और इनेंशियोमर को एक भाषा में और कहते हैं, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या आपने कायरल का नाम तो सुना होगा ना? ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। बस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये फिलहाल याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं कायरल कार्बन पढ़ाऊंगा, इनेंशियोमर पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें से जेई में ये क्वेश्चन आया। अब आगे देखते हैं बच्चों, जब इसका पी डायग्राम बनाते हैं ना, पी डायग्राम, तो पी डायग्राम में देखो सबसे स्टेबल कौन सा है? चेयर। और सबसे अनस्टेबल कौन सा है? एनर्जी में सबसे ऊपर देखो, क्या सबसे अनस्टेबल है कौन सा? हाफ चेयर। और उसके बाद ये बोट है, बोट क्या ये बोट फ्लिप करके ट्विस्टेड बोट में ऐसे कन्वर्ट होता? देखो ये ट्विस्टेड बोट है, देखो ये ट्विस्टेड बोट है, देखो। और लास्ट में चेयर फ्लिप करके देखो, ये लास्ट में चेयर फ्लिप करके फ्लिप चेयर बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो बताओ सबसे ज्यादा चेयर, सबसे स्टेबल कौन सा है? ये चेयर फॉर्म ले लो या फ्लिप चेयर ले लो, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। उसके बाद कौन सा है? ट्विस्टेड बोट। और उसके बाद बोट। अच्छा आपको एक बात दिख रही है क्या? इस बोट में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी है। कौन सा? ट्विस्टेड बोट का। ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? घबराइए मत, इसको दोबारा पढ़ेंगे समझ में आएगा। बहुत टफ चीज नहीं बता रहा हूँ। इसमें जो आएगा मैं आपको बता चुका हूँ, चिंता ना करें। इसमें जो आएगा बता चुका हूँ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। अब काम की बातें करें, ये 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दोनों कंबाइन कर दिया। दोनों कंबाइन करने पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल स्ट्रेन को मिनिमम कर लिया और सिनोडिक रेखांश में कन्वर्ट हुआ। मैंने आपको यही बताया था। अब आगे सुनिए, अब चेयर फ्लिप में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों क्या ये कार्बन नंबर 1 है? क्या ये अभी टॉप पे है? तो बच्चों कार्बन नंबर 1 यहाँ चला आता है जब चेयर फ्लिप करता है। जब भी कभी चेयर फ्लिप करता है तो जो टॉप की पोजीशन है ये बॉटम की पोजीशन में आ जाती है। फिर सुनिए, जब भी कभी चेयर फ्लिप करता है ये टॉप की पोजीशन बॉटम पोजीशन पे आ जाती है। और बच्चों जो एक्सियल पे लगा है ना वो इक्वेटोरियल पे आ जाता है। कैसे? ये 3D व्यू है बच्चों। आप मैं बताऊं, जैसे ये चेयर ऐसा था, अगर ये चेयर ऐसे पलट गया ना तो बच्चों जो पोजीशन है वो भी पलट जाएगा, जो बॉन्ड है वो भी पलट जाएगा। जो बॉन्ड एक्सियल पे लगा था वो इक्वेटोरियल पे चला आएगा, जो इक्वेटोरियल को तो एक्सियल में आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा, मेरी बात सुनिएगा। जब चेयर फ्लिप होती है देन पोजीशन भी चेंज हो जाती है। जैसे ये टॉप ये रहा था, अब ये टॉप ये हो जाए। और जो नंबर 1 पे जो एक्स ग्रुप जो लगा था, जो एक्सियल पे था, वो फ्लिप के बाद सेकंड पे इक्वेटोरियल पे हो जाता है। और जो 1 पे हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे था वो सेकंड पे एक्सियल के बाद वो एक्सियल पे हो जाता है। कैसे? मैं आप समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझो। आप मेरी बात समझो। जैसे मान लो कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओ मेरे सामने, मेरे साथ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सब देखो जरा, ये मैंने स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया सर, ये स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया, सॉरी ये आपका
इक्वेटोरियल पे मैंने ये लगा दिया ए और यहाँ लगा दिया मैंने एच लगा दिया एक्सियल, ठीक है। अब चेयर फ्लिप कर रहा है, तो चेयर फ्लिप करेगा तो उल्टा बनाना, ये फ्लिप चेयर ऐसे रहा, फ्लिप चेयर ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये चेयर फ्लिप हो गया। तो चेयर फ्लिप हो गया, तो अब जो ए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इक्वेटोरियल पे, अब यहाँ पे आ जाएगा किस पे, एक्सियल पे, एक्सियल पे, एक्सियल पे आ गया, और ये जो एक्सियल दिख रहा था और यहाँ आ जाएगा इक्वेटोरियल पे। क्या आप हमारी बात समझ गए? क्लियर है? तो जब भी चेयर फ्लिप करता है बच्चों पोजीशन बदल जाती है, पोजीशन के साथ साथ ना जो बॉन्ड एक्सियल था वो इक्वेटोरियल पे हो जाता है, जो इक्वेटोरियल एक्सियल पे हो जाता है। ये देखिए जरा, ये इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है। तो क्या आप दोनों समझ में आ गए? दोनों ये दोनों सेम ही है, ये बस चेयर उल्टा हो गया, उल्टा होने से बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, अब आगे सुनिए सर। हाँ, ये आपने जो बताया ना वहाँ एच नीचे और ए ऊपर नहीं है? एच नीचे और ए ऊपर, कैसे? यहाँ पे वो सब उल्टा कर दिया तो एक मिनट, यहाँ पे एक ये कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे ए कहाँ पे आएगा? एक्सियल पे। और यहाँ पे ए कहाँ पे है? एक्सियल पे। तो यहाँ पे एच कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल उल्टा करेगा तो बॉन्ड में, अब तो ऐसा देख रहा है क्या सर, ये सीधा और ये उल्टा? ये मत देख भाई, ये 3D है। हो सकता, तुम मेरी बात समझो, हो सकता है कि आपको ये जो बॉन्ड ऊपर दिख रहा है ये दोनों ऐसे ऐसे हो, या आपको भला दिख रहा है सर ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 3D में ऐसे दिख रहा होगा। ऐसा मत देखो, आपको दिख रहा है ना कि सर ये एच ऊपर की तरफ है और ये एच इधर की तरफ, नहीं ऐसा मत देखिए, आप ऐसा देखो कि सर ये क्या है? एक्सियल है, सही है, और ये क्या? इक्वेटोरियल। आप ऐसे देखिए, बॉन्ड पलटेगा तो जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल हो गया, एक्सियल हो गया, और जो एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया। भाई साहब सीधा ऐसे करके एक्सियल इक्वेटोरियल देखिए, और कुछ मत देखो। अभी क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जरा सब लोग देखिएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जरा सब लोग देखिए। बच्चा मान लो कोई स्ट्रक्चर किसी ने ऐसा बना लिया, तो मैंने आपसे पहले क्या बोला था? मैंने आपसे पहले बोला था कि बल्कि ग्रुप कभी भी एक्सियल पे नहीं आएगा। मान लीजिए आपने बना लिया, तब ये चेयर फ्लिप करेगा, क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप आपने एक्सियल पे लगा दिया, अब फ्लिप करके इसमें कन्वर्ट होगा, और जैसे कन्वर्ट होगा बल्कि ग्रुप किस पे आ जाएगा? ट्रांस पे। तो जब ऐसा देखा गया ना, तो ये 95% फ्लिप पॉपुलेशन था, ये मात्र 5%, दोनों सेम ही तो है। अब समझ में आएगा चेयर फ्लिप क्यों किया? चेयर इसलिए फ्लिप किया क्योंकि आपने बल्कि ग्रुप इस समय एक्सियल पे लगाया था, जबकि वो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए था। तो चेयर अपने आप को फ्लिप करके देखो, अभी इसको इक्वेटोरियल पे कर लिया, और ये 95% पाया जाता। मैंने इसका रीजन कल बताया था, अभी भी सुन लो। कि मान लीजिए आपने एक हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, इन दोनों की डिस्टेंस बहुत कम है, हाइड्रोजन की डिस्टेंस भी वैसे भी बहुत होती है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ऊपर से बल्कि ग्रुप लगा दोगे तो धक्का मुक्की हो जाएगी। इससे बचने के लिए बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पे लगाया जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बच्चों यदि आपने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया ना, तो ये तुरंत को तुरंत चेयर फ्लिप करके ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ जाता है। और बच्चों ये 97% पाया जाता है, और ये मात्र 3% पाया जाता है। आप देख लीजिए, जैसे जैसे मैं बल्कि ग्रुप बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे देख लीजिए कि आप बल्कि ग्रुप बढ़ाने से इक्वेटोरियल का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मिल रहा है। और फिर देखिए ये आइसोब्यूटाइल है बच्चों ना, आइसोब्यूटाइल के केस में ना ये 99.99% मिलता है। क्यों? क्योंकि आइसोब्यूटाइल एक बहुत बड़ा ग्रुप है। पता ना कैसे बड़ा ग्रुप है? एक कार्बन पे 3 मिथाइल है, वो इतना बड़ा ग्रुप है ना बच्चों कि इस केस में आपका इक्वेटोरियल वाला ही आइसोब्यूटाइल सबसे स्टेबल होता है। क्या आप मेरी बात समझ गए कि इक्वेटोरियल पे पोजीशन क्यों स्टेबल होता है? और देखो ये एक ही चेयर है, आपने एक्शन पर लगाया था, अपने आप ये फ्लिप करके ना ये ट्रांसफर अपने आप को कन्वर्ट करके स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और आप ये भी समझ में आ गए कोई भी चेयर फ्लिप क्यों करता है? फ्लिप इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब एक बात और देखिए जरा, यार ये रह के पता नहीं क्या आज थोड़ा सा अलग से बीमारी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसके नीचे बच्चों, अच्छा फ्लोरीन का केस मैंने बताया, जरा देखो ध्यान से। फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन के केस में ना जो थोड़ा सा ये 40% और 60% बनता है, मतलब थोड़ा सा एक्सियल भी बनता है, इक्वेटोरियल बनता है। तो मैंने ये आपको नोट कर दिया है।